नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपके जो संस्कृत का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई सा भी हो, चाहे इसमें UGC नेट है, एस्टेट है, या राजस्थान वाला है, बिहार का है, मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, तो आपके एग्ज़ामों के लिए तर्क भाषा से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें प्रमाण का क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ ही जो कारण का क्वेश्चन है वो भी हमने यहाँ पर लिया है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं क्वेश्चनों के अंदर से ही आते हैं। और जब आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, तब आप उसे आसानी से हल कर लोगे कि इसमें पूछा क्या गया था। तो इसी को आज की वीडियो में विस्तारपूर्वक जो इन दोनों क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आपका संस्कृत का कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो क्वेश्चन जो है ये तर्क भाषा से है, केशव मिश्र जो है इनके द्वारा रचित है तर्क भाषा ये। तो इनके अनुसार प्रमाण का जो लक्षण क्या है, या फिर कह सकते हैं कि प्रमाण किसे कहते हैं, तर्क भाषा के अनुसार। तो तर्क भाषा में प्रमाण का जो लक्षण आता है ये वाला आता है, परमाकरणम प्रमाणम। तो ये बहुत बार आपने देखा भी होगा, उसमें दे देते हैं जैसे परमाकरणम और इसके आगे रिक्त स्थान दे देते हैं कि ये क्या है। तो परमाकरणम प्रमाणम अर्थात परमा के करण को हम प्रमाण कहेंगे। और परमा का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो परमा के कर्ण को तो हम प्रमाण कहेंगे। अब परमा क्या है, तो यथार्थ अनुभव है परमा, यथार्थ का अनुभव ही परमा है। अब यथार्थ क्या है, यथार्थ शब्द का जो अर्थ है वास्तविकता से, जो असलियत है वास्तविकता उससे। अब वास्तविकता का भी क्या तात्पर्य है, संशय विप्रिय तर्क ज्ञानानाम निराशय है। तो इस प्रकार से एक सीरीज बन गई है, कहाँ से, यहाँ से। परमाकरणम प्रमाण, परमा के कर्ण को प्रमाण कहेंगे। अब परमा क्या है, यथार्थ अनुभव है परमा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यथार्थ अनुभव है परमा, यथार्थ का अनुभव ही परमा है। अब यथार्थ शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब वास्तविकता से लिया गया है। अब वास्तविकता से क्या तात्पर्य है, तो संशय विपर्य ज्ञानानाम निराशय है। अर्थात जहाँ पर संशय विपर्य और तर्क न रहे वहाँ पर यथार्थ ज्ञान होगा। अब यहाँ पर भी एक शब्द आ गया इसमें शुरू में, संशय, ये वाला आ गया संशय। अब इस संशय का भी मतलब क्या है, तो इसका अर्थ है अनिश्चयात्मक ज्ञान से, और विपर्य का मतलब है विपरीत ज्ञान से। संशय विपर्य, संशय का मतलब क्या हो गया, संदेह क्या देते हैं जिसको, तो अनिश्चयात्मक, तो जिससे पूरा पक्का ना पता हो कि ये वह है या नहीं है। अनिश्चयात्मक कोई कुछ वाला, जैसे कि हिंदी ग्रामर में भी आते हैं आपके ये सर्वनाम में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, उसमें। तो अनिश्चयात्मक ज्ञान उसे कहा जाएगा संशय। और विपर्य क्या है, विपर्य का मतलब विपरीत ज्ञान से है, जो विपरीत हो। और तर्क, तर्क का मतलब है, तर्क का अर्थ यहाँ पर लिया गया है निश्चय से पहले की अवस्था। तो इसलिए यथार्थ ज्ञान में संशय विपर्य और तर्क ये नहीं रहते हैं, इसलिए परमा के लक्षण में यथार्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। और परमा के लक्षण में दूसरा शब्द है अनुभव। अनुभव शब्द का अर्थ क्या है, तो अनुभव शब्द का अर्थ लिया गया है प्रतीति थे, प्रतीति जो है इसका अर्थ लिया गया है। अर्थात जहाँ पर स्मृति का अभाव रहता है वहाँ पर अनुभव होगा। तो इसलिए अनुभव का लक्षण यहाँ पर इस प्रकार से बतलाया गया है, क्या है, अनुभव है नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम। अर्थात अनुभव कहने से स्मृति ग्रहण नहीं की जा सकती, क्योंकि स्मृति का अर्थ है ज्ञात विषय ज्ञान से, अर्थात जिसने जान लिया है। ज्ञानम ज्ञातत्व उसमें तो आता है जानने अर्थ में, तो ज्ञात विषय ज्ञान अर्थात जिसे जान लिया हो उसकी स्मृति होती है। और स्मृति के प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परमा का अर्थ है जो पदार्थ जैसा है उसका उसी रूप में ग्रहण करना। अर्थात संशय विपर्य तर्क और स्मृति ये ज्ञान से भिन्न परमा है, और यहाँ पर परमा ही यथार्थ ज्ञान है, जो प्रमाण का असाधारण कारण है। क्योंकि कारण
का अर्थ है असाधारण कारण या प्रबल कारण। तो क्या कारण का अर्थ है यहाँ पर? असाधारण कारण या प्रबल कारण। और वास्तव में करण और कारण दोनों शब्द में पर्याप्त अंतर भी है। एक तो करण है, एक कारण है। अब करण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रमुखतम कारण से, और कारण किसी के लिए अनेक हो सकते हैं। हेतु क्या देते हैं जिसको? कारण। जैसे घड़े का निर्माण करने के लिए कुंभकार मिट्टी, चक्कर, तंतु आदि अनेक कारण हैं। उसी से लगा लो, जैसे घड़ा होता है, अब घड़ा बनाने के लिए कौन कौन से सामान की आपको जरूरत पड़ेगी? उसको बनाने के लिए कुम्हार की भी जरूरत पड़ेगी, उस पर मिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके ऊपर बनाता है चाक उसकी भी जरूरत पड़ेगी, और जिससे वो बनाता है उसका जो होते हैं औजार तंतु उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो इनसे बनता है घड़ा। परंतु घड़े का प्रमुखतम कारण मिट्टी है, क्योंकि प्रमुखतम कारण तो मिट्टी होगा। मिट्टी के बिना सारे, चाहे वो चाक है उसके औजार हैं, सारे बेकार हैं। तो क्योंकि घड़ा बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत होगी। तो परंतु घड़े का जो प्रमुखतम कारण है ये मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी के बिना तो घड़ा नहीं बन सकता। तो इसी कारण प्रमाण के लक्षण में परमा को प्रमुखतम कारण माना गया है, और उसे केशव मिश्र ने कर्ण कहा था। तो परमा के कारण को प्रमाण कहा गया है, परमा कारणम प्रमाणम। तो इसलिए प्रमाण का लक्षण यहाँ पर इस प्रकार से किया जा सकता है। यथार्थ ज्ञान का अनुभव कराने में जो असाधारण कारण होगा वही प्रमाण है। यथार्थ ज्ञान का अनुभव कराने में जो असाधारण कारण होगा वही प्रमाण है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रमाण का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसमें से क्या क्या पूछा जाता है, ये वाली लाइनें पूछी जाती है। परमा कारणम प्रमाणम, परमा के कारण को प्रमाण कहेंगे। और परमा का मतलब है यथार्थ अनुभव है परमा। यथार्थ का अनुभव ही परमा है, तो यथार्थ शब्द का मतलब वास्तविकता से है। अब वास्तविकता से तात्पर्य संशय विपरीत ज्ञानानाम निराशय है। तो ये लाइनें जो आप एग्जाम में आती हैं, कई बीच में से पूछ ली जाती है, जैसे यहाँ पर आई है। तो इसमें फिर उलझ जाते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से पूछी गई है, क्या इनमें कहा गया था। तो और जैसे ये अनुभव वाली आ गई यहाँ पर, अनुभव नाम, अनुभव क्या है? अनुभव नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञान। अनुभव कहने से स्मृति ग्रहण नहीं की जा सकती, क्योंकि स्मृति का मतलब है ज्ञात विषय ज्ञान से, अर्थात जिसे जान लिया है। तो ऐसा जो आपका ये प्रमाण का क्वेश्चन है। और इसके बाद आ जाता फिर जो कारण है, क्योंकि कारण वाला भी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में। तो न्याय दर्शन में कारण के प्रसंग में दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, उसमें दो के बारे में बतलाया गया था, कारण के भी था और साथ में कारण भी था। तो न्याय दर्शन में कारण के प्रसंग में दो जो शब्द उनके बारे में बतलाया गया है, करण और कारण। अब करण क्या है? करण का अर्थ है जो प्रमुख कारण हो। तो कारण की ही परिभाषा यहाँ पर की गई है। अब ये लाइन आपने एग्जाम में देखी होगी बहुत बार, जिससे कार्यात् पूर्वाभाव है नियता अन्यथा सिद्ध च तत् कारण। ये कारण का लक्षण है, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इससे कार्यात् पूर्वाभाव है नियता अन्यथा सिद्ध तत् कारण, कि जो कार्य से पहले निश्चित रूप से रहे और अन्यथा सिद्ध ना हो, अर्थात बिल्कुल व्यर्थ ना हो, उसे ही हम कारण कहेंगे। मतलब जो भी काम शुरू करने से पहले आपके पास सामान होना चाहिए। तो जिन से मतलब घड़ा बनाना है, घड़ा बनाने से पहले जो भी आपको औजार की जरूरत होती है, जिस चीज़ से वो बनता है, तो पहले ही होने चाहिए। अब ये तो है नहीं घड़ा बनाना है और औजार बाद में आएंगे या सामान बाद में आएगा, तो पहले ही होने चाहिए। तो कारण क्या है? यहाँ पर कारण की परिभाषा दी गई थी इसमें कि इससे कार्यात् पूर्वाभाव नेता न था सिद्ध च तत् कारण, कि जो कार्य से पहले निश्चित रूप से रहे अन्यथा सिद्ध ना हो, मतलब बेकार ना हो, उसे हम कारण कहेंगे। अब कारण की जो परिभाषा है इसको दो विशेषण के द्वारा बतलाया गया है। जिससे कार्यात् पूर्वाभाव नियत है, जिसका कार्य से पूर्व में निश्चित रूप से रहना पाया जाए। जैसे भाव है कि कारण की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह कार्य से पहले ही अवश्य विद्यमान रहता है। जैसे कोई कुंभकार, घड़े बनाने वाले क्या देते हैं? कुंभकार। अब कुंभ का निर्माण कर रहा है। कुंभ किसको क्या देते हैं? घड़े को क्या देते हैं? कुंभ या घट के निर्माण में मिट्टी, कुम्हार, चक्कर और जो उसके औजार है तंतु आदि, ये सारे कारण हैं उसमें, क्योंकि घड़ा बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये सभी पदार्थ घट के निर्माण से पूर्व अवश्य रहते हैं। तो वही बात है, जैसे आपने कोई सामान बनाना है,
तो उससे पहले जो भी उसके लिए आवश्यकता होगी जिन जिन चीज़ों की, वो आपको होने चाहिए। अब ये तो है नहीं कोई सामान बनाना है और सामान आप बाद में लेने जाओगे, तो पहले ही होना चाहिए तभी बनेगा। घड़ा बनाना है, घड़ा बनाने के लिए भी यही है, तो उससे पहले जो जो है सामान उसके लिए वो चाहिएगा। मिट्टी, कुम्हार मतलब बनाने वाला, चक्कर जिसके ऊपर रखकर बनाएगा, और औजार जिससे वो बनाता है, तो सारे होने चाहिए पहले, तभी घड़ा बनाया जाएगा। तो इसलिए इन्हें कांड कहा जाएगा। और यहाँ पर जानना आवश्यक है कि यदि घट का निर्माण करते समय वहाँ पर कोई कुत्ता आ जाता है तो वह घट निर्माण में कांड नहीं है। तो क्योंकि अब कोई पास में आकर बैठ जाए तो उससे तो वो थोड़ी घड़ा बनाएगा, घड़ा तो वही बनाएगा जो बना रहा है कुम्हार। अब पास में तो आके चाहे वहाँ पर कितने मर्जी बैठ जाओ, तो यहाँ पर क्या है, अगर पास में कोई कुत्ता आ जाता है तो वो तो इसमें कारण नहीं है, क्योंकि उसका तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि घट निर्माण में उसकी सत्ता नियत अर्थात निश्चित नहीं है, तो इसलिए कारण नहीं है। तो कारण तो वही होगा जो सामान को बनाएगा, मतलब घड़ा बनाने के लिए जो जिसकी भी जरूरत होगी जो बनाएगा। अब पास में आकर तो कोई मर्जी आ जाओ, तो यस्य कार्यात् पूर्वभावा नियतः है, मतलब जिसका काम करने से पहले जो सामान की जो जरूरत होती है जो वो पहले निश्चित हो, तो जिसका कार्य से पूर्व में निश्चित रूप में रहना पाया जाए वही कारण है। और अन्यथा सिद्ध चाहे एकदम व्यर्थ भी नहीं होना चाहिए वो। अब घड़ा बनाना है उसने और मिट्टी है तो सारे सामान रख लिए, अब अगर पास में कोई और चीज़ आकर रख ले या कोई व्यक्ति आकर बैठ जाए जिसकी उस सामान में जरूरत ही नहीं है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो एकदम व्यर्थ भी नहीं होनी चाहिए। कारण की दूसरी शर्त यह है कि वह कार्य के लिए उपयोगी हो, मतलब जो चीज़ उसने पहले बनाकर वहाँ पर अपने पास रखी हुई है उसके सामान में जरूरत पड़नी चाहिए। अब ये तो है नहीं कोई घड़ा बनाना है और कोई अन्य सामान रख कर वहाँ पर रख दिया जिसकी जरूरत भी नहीं है, तो मतलब सामान वही होना चाहिए जिसकी उसमें जरूरत हो। तो जैसे घट निर्माण में मिट्टी, कुम्हार, चक्कर ये उपयोगी है क्योंकि इनसे बनेगा वो, परंतु वहाँ पर बैठा हुआ कुत्ता या गधा वो बेकार है क्योंकि उसको तो काम ही नहीं है, वो निरर्थक है। तो इसलिए कारण कार्य के लिए सर्वथा निरर्थक नहीं होना चाहिए, सामान वही मौजूद होना चाहिए वहाँ पर पहले जिसकी जरूरत हो। तो इससे हमें ज्ञात होता कि कारण उसे कहेंगे जो कार्य से पूर्व निश्चित रूप से रहे और बेकार भी न हो, अन्यथा सिद्ध न हो, अर्थात व्यर्थ नहीं होना चाहिए। और आगे फिर इसके भेद भी आते हैं एग्जाम में। तो कारण के भेदों की बात करें तो कितने भेद हैं इसके, तो न्याय दर्शन में कारण के भेदों पर विचार करते समय 3 प्रकार के जो कारण हो बतलाए गए थे। क्वेश्चन ये भी आता है आपके एग्जाम में कारण के कितने भेद होते हैं, तो 3 हैं, समय, असमय और नियमित कारण, यही होते हैं। अब समय कारण क्या है, तो समय कारण यत् समेत कार्यमत पद्धति तत् समय कारण, ये लाइन आपके एग्जाम में आती है, पूछ ली जाएगी कि समय कारण का लक्षण कौन सा है, या तो ऐसे भी आ जाते हैं समय कारण का लक्षण कौन सा है, तो यत् समेत कार्यमत पद्धति तत् समय कारणम, या फिर कई बार इसको दे देते हैं, पूछ ले जाते हैं कि किसका कारण है, यत् समेत कार्यमत पद्धति तत्, यहाँ पर समय समय निमित्त ऐसे दे देंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए फिर। तो इसमें क्या कहा गया था यहाँ पर कि जहाँ पर समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है, जहाँ पर समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होगा तो वहाँ समय कारण होगा। जैसे तंतुओं के समूह से पट, कपड़े की उत्पत्ति होती है। अब तंतुओं का समूह जैसे कपड़ा है, कपड़ा आपने देखा होगा दरी बनाते हुए, घर में बनाते भी हैं लड़कियाँ, तो उसके लिए जो धागा होता है एक इस प्रकार का बना होता है दरी बनाने का, तो और उस पर फिर धागा लपेटा जाता है और फिर एक पंजा भी होता है उसको बनाने के लिए। तो मतलब ये वही है औजार तंतु, तो तंतुओं के समूह से ही कपड़े की उत्पत्ति होती है, तो इसलिए तंतुओं के समूह से ही समय संबंध रहेगा। तो यत् समेत कार्यमत पत्ते तत् समय कारण, कि जहाँ पर समय संबंध से कार्य उत्पन्न होगा तो वहाँ पर समय कारण होगा। जैसे तंतुओं के समूह से ही कपड़े की उत्पत्ति होती है। कपड़ा है, मतलब कपड़ा किससे बनता है, धागों से बनता है। अब धागे बनाने के लिए क्या चाहिएगा, उसके लिए जो औजार होता है, पंजे जो होते हैं वो वाले, तो इसलिए तंतुओं के संयोग से ही समय संबंध रहता है। वास्तव में संबंध की परिभाषा यहाँ पर इस प्रकार से भी बतलाई गई है, संबंध ही संबंधिभ्याम भिन्न है, भवति असमय संबंध ही आश्रित चैक चाय। तो महत्वपूर्ण वही है जो पहले थी, ये अब तक तो देखने में नहीं मिली है। अर्थात संबंध की 3 विशेषताएं हैं।
वह संबंधित वस्तु से भिन्न होता है। संबंध सदा संबंधित वस्तु पर आश्रित होता है और संबंध एक होता है। जैसे ढोल है, अब इस पर दंड का प्रयोग किया जाता है। ढोल कैसे बजता है? उस पर डंडे से पीटा जाता है उसको, तभी आवाज़ आती है। तो ढोल पर दंड का प्रयोग किया जाता है। तो दंड और ढोल का संयोग संबंध होगा, क्योंकि संयोग संबंध ढोल और दंड से भिन्न है, तो इसलिए दोनों पर आश्रित है और एक भी है। तो संबंध भी दो प्रकार का है, संयोग और समवाय संबंध। तो संबंध कितने प्रकार का? दो, संयोग और समवाय संबंध। अब संयोग संबंध में तो वस्तुएं अलग अलग रहती हैं, परंतु समवाय संबंध में वस्तुएं एक ही रहती हैं। संयोग संबंध में वस्तुएं अलग अलग रहती हैं, परंतु समवाय में वस्तुएं एक ही रहती हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे नीर क्षीर का संबंध अथवा तंतु व पट का संबंध। तो एक अब कपड़ा है, कपड़ा वही है तंतु और पट, इनका आपस में संबंध है, कपड़े का और उसके औजारों का। इसी प्रकार से नीर और क्षीर का संबंध है। तो संयोग संबंध में दो वस्तुएं अलग अलग रहती हैं, परंतु समवाय में वस्तुएं इस प्रकार रहती है कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसे पानी और दूध है, अलग नहीं किया जा सकता, एक में रहते हैं। कपड़े हैं तो धागे उसमें से बने होते हैं भी, उन्हें भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि समवाय संबंध में पदार्थों को अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए समवाय कारण वहीं पर होता है जहाँ समवाय संबंध कार्य में रहता है। जैसे घट निर्माण में, घट मतलब घड़ा, घड़े के निर्माण में मिट्टी समवाय कारण है और यहाँ घट से मिट्टी को अलग नहीं किया जा सकता। तो अलग तो नहीं किया जा सकता क्योंकि घड़ा बना ही मिट्टी से है। तो इसी प्रकार तंतु भी पट का समवाय कारण है, मतलब जो तंतु है वो भी पट का समवाय कारण है। इसी कारण समवाय कारण की परिभाषा यहाँ पर की गई है, यत् समेत कार्यमुत्पत्ति तत्समवायी कारणम। तो इस प्रकार से संयोग संबंध में दो वस्तुएं पृथक पृथक रहती हैं, परंतु समवाय संबंध में वस्तुएं एक ही प्रकार से रहेंगी और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जैसे दूध और पानी है, वो अलग नहीं किया जा सकता। या फिर तंतु और पट, तंतु मतलब जो धागा जो होता है वो वाला। अब कपड़ा जो बना होता है, कपड़ा कैसे बनता है? धागे जो होते हैं उनको आपस में इस प्रकार से जाल बनाया जाता है, तभी बनता है कपड़ा। तो तंतु और पट मतलब धागा और जो कपड़ा है उनका संबंध, क्योंकि इन्हें भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि समवाय संबंध में पदार्थों को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए समवाय कारण भी वहीं पर होगा जहाँ समवाय संबंध कार्य में रहेगा। जैसे घट निर्माण में मिट्टी समवाय कारण है, तो यहाँ घट से मिट्टी को अलग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार तंतु भी पट का समवाय कारण है, क्योंकि धागे वो भी नहीं अलग किए जा सकते हैं, क्योंकि उनसे बुनकरी तो कपड़ा बनता है धागों से। तो इस कारण समवाय कारण की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, यत् समेत कार्यमुत्पत्ति तत्समवायी कारणम, कि जहाँ पर समवाय संबंध से कार्य की उत्पत्ति होती है वही समवाय कारण है। इसी कारण तंतु मतलब धागा पट का समवाय कारण है, तुर्य आदि नहीं। तो जहाँ पर समवाय संबंध से कार्य की उत्पत्ति होगी वही समवाय कारण होगा। इसी कारण से तंतु धागा जो पट का समवाय कारण है, क्योंकि कपड़े से धागे अलग नहीं किया जा सकते, तुर्य आदि नहीं। जो औजार जो होते हैं पंजे वगैरह, वो इसका उदाहरण नहीं है, तुर्य आदि नहीं। तो ये तो हो गया समवाय कारण। अब असमवाय कारण क्या है? तो इस कारण की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, यत् समवाय कारणम प्रत्यासनम अवधि समार्थ्यम तद असमवाय कारणम। कारण की इस परिभाषा में दो विशेषताएं हैं, यत् समवाय कारणम प्रत्यासनम और अवधरित समार्थ्यम। अब यत् समवाय कारण प्रत्यासनम क्या है? अर्थात जो समवाय कारण में निकट रूप से उपस्थित रहे, समवाय कारण में निकट रूप से जो उपस्थित रहेगा। और अवधि सामर्थ्यम जिसमें कार्य उत्पन्न करने की क्षमता हो। जैसे तंतुओं का संयोग मतलब धागों का संयोग कपड़े के निर्माण में समवाय कारण है, क्योंकि तंतु संयोग एक गुण है जो पट के समवाय कारण रूप तंतुओं में रहता है। परंतु संयोग में दोनों विशेषताएं हैं। तंतु संयोग तंतुओं के रहने पर विद्यमान रहता है। तंतु संयोग में कपड़े को उत्पन्न करने की क्षमता है, धागों से तो कपड़ा बनता है, तो इसलिए तंतु संयोग पट के निर्माण में असमवाय कारण है। तो इसी प्रकार तंतु रूप भी पट रूप का असमवाय कारण है। और निमित्त कारण, यत् न समवाय कारणम न अपि असमवाय कारणम अथ च कारण तत् निमित्त कारणम। निमित्त क्या होगा? जो न तो समवायी कारण होगा और न असमवाय कारण होगा, तो वो निमित्त कारण होगा। जो न समवाय कारण है न ही असमवाय कारण है वो कहलाएगा निमित्त कारण।
जैसे घट के निर्माण में कुम्हार, चक्कर आदि। ये तो निमित्त कारण हो गए, क्योंकि घड़ा बनाने के लिए जिन जिन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनमें न तो समय कारण की विशेषता है और न समय कारण का लक्षण है, परंतु कारणों की दोनों विशेषताएं हैं। अर्थात निमित्त का कारण वही होना चाहिए जो कार्य से पूर्व अवश्य हो और व्यर्थ भी न हो। तो पट के निर्माण में, पट मतलब कपड़ा, तो कपड़े के निर्माण में व्यय आदि पट के निर्माण से पूर्व आवश्यक भी है और व्यर्थ भी नहीं है, क्योंकि इनका पट निर्माण में पूर्ण सहयोग है। इसी प्रकार से कुंभकार, चक्कर, दंड आदि घट कार्य के निर्माण में निमित्त कारण है। तो यहाँ पर यह भी गतव्य है कि तीनों कारण भाव पदार्थों के ही होते हैं। अभाव पदार्थों के लिए निमित्त कारण ही होगा, क्योंकि अभाव का कहीं भी किसी भी पदार्थ के साथ समय संबंध नहीं होगा, इसलिए वह न समय कारण बन सकता है न असमय कारण हो सकता है। इसलिए अभाव पदार्थों का निमित्त कारण ही होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर ये प्रमाण और जो आपका कारण जो है, इसके दो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, और यही हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।